हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित सब्जेक्ट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है अध्याय नंबर 5 के कुछ एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ लिए। 5.1 और 5.2 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग 5.3 पढ़ रहे हैं, जिसमें से भी हमने 13 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन उन 13 सवालों में हम लोगों ने एक सवाल नंबर 12 किया था, जिसका आंसर हमारे पास क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो उसको हम थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं, तो उसको आप लोग ज़रा देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसे प्रथम धन पूर्णांकों का 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर वो 40 धन पूर्णांक लिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जो उसके टेबल में आती है। जैसे 6 के टेबल में 6 आता है, वो 6 से विभाज्य है। 6 के टेबल में 12 आता है तो 12 भी 6 से विभाज्य है। 18 भी 6 से विभाज्य होगा, इस तरीके से। और ये कहाँ तक गया, 40 पदों तक, क्योंकि हमसे कहा गया है 40 धन पूर्णांक कहा गया। यहाँ पर a का मान 6 है और d का मान निकालने के लिए 12 में से हमने 6 घटा दिए हैं, तो d का मान कितना आया, 6। यहाँ पे n का मान 40 है, क्यों, क्योंकि 40 पदों तक वो गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना, 40 पदों का योग निकालना है और प्रथम पदों के योग का फार्मूला हमारे पास ये होता है। यहाँ पर n की जगह पे हमें 40 रखना है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 40। और यहाँ पे इसको काटेंगे तो 20 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 40 में से एक जाएगा 39 और ये 6। फिर 39 का 6 से गुणा कराएंगे 234 आ जाएगा, 234 में 12 जोड़ा 246, और इसका गुणा कराएंगे तो 4920 इसका आंसर आएगा। जबकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि हमारा आंसर थोड़ा सा गलत हुआ था और उसमें आंसर आया था 4940। मैंने वीडियो को बाद में देखा तो उसमें मुझे आंसर गलत दिखा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में हमसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 14 में हमसे कहा गया है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। किसका योग ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो विषम संख्याएं क्या होंगी, तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं वो होंगी जो 2 से विभाजित ना हो। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, तो यहाँ पर 1 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 2 से विभाजित नहीं होगा, और 5 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। तो विषम संख्या, और ये कहाँ तक जाएगी, 49 तक। तो 49 भी विभाजित नहीं होगा 2 से। तो यहाँ पर ये देखिए 1 क्या है, पहला a बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर d का मान निकालने के लिए बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाना होता, तो बाद वाला पद कितना है, 3 है, तो 3 लिखा। पहला पद कितना है, 1 है, तो 1 लिखा। तो 3 में से 1 घटा दे तो कितना आया बेटा, 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए an हमको दिया गया, वो कैसे, यहाँ पर देखिए आपने जब यहाँ पर बनाई तो हमको बेटा ये AP मिल रहा है, ये हमें क्या मिल रही है, एक AP मिल रही, और इसका अंतिम पद क्या है, 49 है, इसलिए अंतिम पद क्या होगा, 49 हो जाएगा। तो अंतिम पद हमें पता हो गया। और हमें इनका योग निकालना, तो योग का फार्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2। अब यहाँ पर देखिए हम फार्मूला 2a + n - 1 d वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे a + an वाला। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इस फार्मूले से भी पदों का योग निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको an भी दिया गया है और a भी दिया, तो दोनों मान हमको पता है, और n भी हमको। और यहाँ से हमें क्या करना है, n का मान हमें यहाँ से पहले क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। किसका मान बेटा कैलकुलेट करना होगा, n का मान कैलकुलेट करना होगा। तो n का मान कैलकुलेट, एक तो हमारे पास ये समस्या हो गई कि a पता है, an पता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास समस्या ये आ गई कि सर हमें n का मान नहीं पता है। तो n का मान निकालने के लिए हम nवां पद का फार्मूला लगाएंगे, nवां पद। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1, और बेटा ये d इसका फार्मूला होता है। an की वैल्यू जो दी है वो 49 दी है, a का मान 1 दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे a का मान कितना दिया है, 1 दिया है, और n का मान नहीं दिया, हमें ये निकालना, और d का मान आपके पास कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका 49, और यहाँ से देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो अगर हम 1 को इधर ट्रांसफ़र, एक बार हम एक देख लेते हैं, 1 प्लस इससे इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2n - 2, तो ये हो जाएगा 49 प्लस, अब यहाँ पर से देखिए 2n, और 2 में से 1 चला जाएगा तो -1। अब इसको बेटा हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे,
तो 49 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2n, और ये अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50। तो 2n बराबर कितना हो गया 50। इसको काट दीजिए क्योंकि बराबर में अगर कटने वाला हो तो कट जाता है। तो n बराबर कितना आ गया 25। तो n का मान कितना आ गया 25। अब बेटा देखो हमें सारे मान पता हो गए। अब इन सारे मानों को हम कहाँ रख देंगे, इस फार्मूले में रख देंगे। लेकिन हम ये गलती से यहाँ पे लिख गया, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में करना है पहले इतना करना है, फिर ये वाला पोर्शन आपको कर लेना है। कौन सा पोर्शन बेटा, ये वाला। पहले आपको देखिए ध्यान से, पहले आपको ये कर लेना है, फिर उसके बाद ये फार्मूला आपको नहीं लिखना है, फिर आपको ये इतना काम कर लेना। इसके बाद यहाँ पर हम नया फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Sn बराबर, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे n/2 और a प्लस an वाला हम फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए n कितना है 25 है बटे 2 है, a का मान 1 है। आप लोग देख रहे होंगे कि a का मान कितना दिया गया बेटा 1 दिया गया है। a का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है। क्लियर है इतनी बात। और an का मान कितना दिया गया है, an का मान 49 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 25 बटे 2 है और 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ब्रैकेट वाली चीज़ हमेशा गुणे में होती है, तो 1 एकन्नम 1 और ये 25, 2 एकन्नम 2 और ये 25 बार में कट जाएगा। तो हमें मिलेगा 25 गुणे 25, और यहाँ पर देखिए 25 का 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 625 आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 0 से 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा 625 होगा। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक होगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब ये कहा गया कि जैसे अब देखिए हमारे वहाँ रोड वगैरह बनते हैं या कोई मकान बनता है, तो वहाँ पर क्या होता है ठेकेदार ठेका लेते हैं। तो ठेकेदार को क्या किया जाता है, एक निश्चित तिथि में क्या कहा जाता है कि भैया आप इस डेट में काम कंप्लीट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर वही बात कही गई है और इनको सख्त हिदायत दी गई है और इनको बताया गया है कि यदि आप एक दिन काम में, अगर एक दिन आप काम लेट करेंगे तो आप पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। आप अगर मान लीजिए 2 दिन काम लेट करेंगे तो वहाँ पर आपको 50, दूसरे दिन आप मतलब 2 दिन काम लेट कर दिया तो आप पे 250 रुपये जुर्माना लगेगा। 3 दिन काम आप लेट करेंगे तो 300 रुपये जुर्माना लगेगा। ऐसे आप जितने दिन काम लेट करते जाएंगे हर दिन 50 रुपया अधिक जुर्माना लगेगा। ये बात इसमें कह रहा। तो यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि पहले दिन जो जुर्माना लग रहा है वो कितना लग रहा है 200 रुपये का लग रहा है। कितना जुर्माना लग रहा है तो 200 रुपये का। दूसरे दिन जुर्माना कितना लग रहा है, यानी यहाँ पर हम हल करेंगे तो इसको देखिए क्या लिखेंगे। पहले दिन का जुर्माना कितना है बेटा 200 रुपये है, दूसरे दिन का जुर्माना कितना है 250 रुपये है और तीसरे दिन का जुर्माना कितना है 300 रुपये है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 50 रुपये बढ़ता जा रहा है और इस तरह से ये कितने पदों तक जाएगा 30 पदों तक जाएगा। कितने पदों तक जाएगा बेटा 30 पदों तक ये जाएगा। कितने पदों तक जाएगा 30 पदों तक जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें एक एपी मिल गई। तो पहले दिन का जुर्माना कितना है 200 रुपये है, दूसरे दिन का 250 है, तीसरे दिन का 300 रुपये है। और ऐसा ही कब तक होता है 30 दिनों को तक होता है, इसलिए कितने पद हो गए 30 पद हो गए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो ये हमें एक एपी बनती दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इन पदों का भी डिफरेंस कितना है 50 है, इसके बीच का भी डिफरेंस क्या है 50 है। तो यानी एक एपी बन गई। और एपी में अगर हम इस तरह से इसको थोड़ा सा समझें तो यहाँ पर देखिए ये इसका थोड़ा सा हम किताब को अलग कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसका पहला पद है और पहला पद कितना है बेटा 200 है। फिर हमें निकालना है डी, तो बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटा देते हैं तो डी का मान जो आया वो कितना आया 50 आ गया। ठीक है।
तो ऐसा 30 पदों तक हो रहा है, तो यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, और इन 30 पदों का हमें क्या करना है, योग निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि सर यहाँ पर आपने a प्लस n वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज़ किया है, तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर हमको अंतिम पद नहीं दिया गया है। अगर हमको अंतिम पद दिया होता तो हम an वाला फार्मूला यूज़ कर लेते। ठीक है, मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमें बताइए। अब यहाँ पे देखिए n का मान कितना है बेटा 30 है और बटे में 2 है। यहाँ पे 2 और a का मान कितना है बेटा 200 है। ठीक है, प्लस n का मान कितना है 30 है, माइनस का 1 है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे d का मान जो है वो 50 है। क्लियर है? यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 1 2 और ये 15 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 15 बचा। और यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 जीरो है पीछे लगा देंगे, प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 29 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या है 50 है। ठीक है, ये आपके पास आया 15, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉरी 400 है। अब ये 29 का हम 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 9 पंजे 45 के, 5 9 45 के 5 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कितना आ गया बेटा, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 1450 आई है। अब हम क्या करेंगे, ये बॉड मास के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हम इसको जोड़ेंगे, और जोड़ने पर ये हमको मिलेगा 1850। 1450 में 4 जोड़ेंगे तो 1850, और ये वैल्यू आपस में क्या है, गुणे में है। और जब हम इनका बेटा गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 को छोड़ दो, 15 पचे 75 के 5 हासिल लगेगा आपका 7, और 15 120 और 7 127 हासिल आपका बेटा कितना लग जाएगा, हासिल लग जाएगा 12। और देखो 15 का नम 15 और 15 और 12 कितना होता है 27 होता है, और ये वाला 0। यानी इसका जो आंसर आया, यानी हमें क्या मिला, प्रथम 30 पदों का योग, यानी उसको कितना जुर्माना लगेगा। तो बेटा याद रखना, उसको जो जुर्माना लगेगा, 1 महीने में जुर्माना उसको लगेगा 27,750 रुपये का, कि जब पहले दिन का जुर्माना कितना हो 200 रुपये, और हर अगले दिन जुर्माना कितना 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने सवाल नंबर कितना कंप्लीट कर लिया है, 15। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 हम आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। सवाल नंबर 16 में क्या कहा गया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार रखे गए हैं। कितने पुरस्कार हैं? 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना कम है, 20 कम है। अपने से ठीक बेटा पहले वाले से कितना है, 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये कहानी इस तरीके की है। आप लोगों ने देखा होगा स्कूलों में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, और जब कंपटीशन होते हैं तो वहाँ पर किसी स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला रखा जाता है, किसी स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक रखते हैं, और किसी स्कूल में 7 तक रखते हैं। तो यहाँ पर 7 पुरस्कार रखे गए हैं, और इन्होंने कहा है कि जो पहला पुरस्कार होगा, जो सबसे 1 नंबर पे आएगा, जो पुरस्कार वो सबसे अव्वल होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और उसका जो नेक्स्ट वाला होगा वो क्या होगा, पहले वाले से 20 कम होगा। जो तीसरे नंबर पे आएगा वो उससे वो 20 कम होगा, चौथे नंबर वाला तीसरे से 20 कम होगा, 5वें नंबर वाला चौथे से 20 कम होगा। इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, 20 कम होते जाएंगे। तो यही हमसे पूछा गया है कि भैया बताइए कि पुरस्कारों की राशि क्या होगी। पुरस्कारों के यानी प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। कितना? प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना, यानी हर एक पुरस्कार की हमें वैल्यू बतानी है। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना प्रथम पुरस्कार। तो प्रथम पुरस्कार हम मान लेते हैं ए। क्या मान लिया बेटा? ए, या ए ना मानो आप एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान लो। क्या है बेटा? ए। और जो बेटा दूसरा पुरस्कार होगा क्या होगा? 1 है। और द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा?
द्वितीय पुरस्कार इससे 20 कम होगा तो x माइनस 20। फिर बेटा क्या होगा, तृतीय पुरस्कार होगा, ये किससे कम होगा, इससे 30 कम होगा। क्लियर है, ये इस तरीके से पुरस्कार हमारे पास हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखा जाए तो अंतर कितने का पड़ रहा है, 20-20 का पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारी बन जाएगी AP यानी x माइनस 20, x माइनस 30, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और कहाँ तक जाएगा, 7 पदों तक जाएगा। कितने पदों तक जाएगा, 7 पदों तक जाएगा। इस तरीके से ये पहला पद है तो a का मान हो जाएगा x। अब हमें करना क्या है, d निकालना है। तो हम हमेशा आपको बता रखें बाद वाले पद से पहले वाले पद को आप घटाइए। तो बाद वाला पद आपका कितना है, x माइनस 20 है, और पहला वाला पद है कितना, माइनस का x। x से x कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो d का मान आया माइनस का 20। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कितने कितने पुरस्कार बांट रहे हैं, 7 पुरस्कार बांट रहे हैं, यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। पदों की संख्या बेटा कितनी होगी, 7। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 7। और इन पदों का हमें क्या निकालना है, योग। और हमें इन पदों का योग दिया गया है, यानी S7 दिया गया है। 7 पुरस्कार हैं, तो 7 पदों का योग हमको दिया गया है। और वो बेटा आप लोग अगर सवाल में देखेंगे ध्यान से, तो 7 पदों का योग हमें कितना दिया गया है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए 700 दिया गया। कितना दिया गया है, 700 दिया गया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 700। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, क्या Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर an वाला फार्मूला इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमको अंतिम पद नहीं दिया गया। तो यहाँ पर n बराबर, अगर इन दोनों में तुलना करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 7 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर S7 और n की जगह पे 7/2, और ये है 2। a का मान बेटा देखो, a का मान है x, a का मान x है, प्लस n का मान है 7 माइनस 1, और d का जो मान आया है माइनस का 20 आया है। ठीक है। S7 की वैल्यू कितनी है बेटा, 700 है, और इधर ये 7/2 है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2x, और प्लस यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा तो 6, और गुणे माइनस का 20 है। 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, तो यहाँ पे बचा 100, और ये 2 इसके पास जाएगा तो 100 पहले से और 2 इसके पास जाएगा, बट एक चीज़ गुणे में जाएगी तो 100 गुणे 2। यहाँ पे बचा 2x, और यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस, और 6 दूनी 12 120 हुआ। अब इससे इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 200 बराबर ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 120। अब इस 120 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 200 प्लस 120, क्योंकि निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2x। इतनी बात बेटा क्या समझ में आई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारे पास बनेगा 360, और बराबर में ये 2x, 2 1 जा 2, और ये यहाँ पर कट जाएगा, 2 एकन्नम 2, और 1 बचा, तो ये हो जाएगा 2 8 16। अच्छा 320 होगा, सॉरी, इसको मैं काट देता हूँ और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ इधर थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, 200 में 120 जोड़ेंगे तो 320 हो जाएगा, और बराबर में बेटा कितना है, 2x। यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, और देखिए 2 एकन्नम 2, और 1 हुआ 12, 2 6 12, तो यानी 160 बराबर x। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रथम पुरस्कार मैं लिख देता हूँ, प्रथम पुरस्कार कितना होगा, वो 160 रुपये होगा, क्योंकि प्रथम पुरस्कार को आपने x माना और x का मान गया कि 120। अब बेटा हमें क्या लिखना होगा, द्वितीय पुरस्कार, सेकंड प्राइज, द्वितीय पुरस्कार। तो बेटा कितना हो जाएगा, x माइनस कितना था, ये 20 था, तो अगर x कितना होगा 160 होगा, तो माइनस 20 बराबर कितना होगा 140। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसी तरह से अब बेटा हम क्या लिखेंगे, तृतीय। तो तृतीय इससे 20 कम होगा, तो वो कितना होगा 120। और बेटा उसके बाद हमें चतुर्थ यानी चौथा पुरस्कार, इससे 20 कम होगा, 100 होगा। फिर बेटा पांचवा पुरस्कार, वो इससे कम होगा, 80। छठा पुरस्कार बेटा
छठा पुरस्कार तो वो हो जाएगा आपका 60। 1 2 3 4 5 6 और जो 7वां पुरस्कार होगा बेटा, 7वें नंबर वाला, वो होगा 40। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप देखो, अगर आप ये सोचें कि सर हम मैथ पढ़ रहे हैं, इस मैथ का उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो इसी तरीके से मैथ का उपयोग होगा। क्लियर है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम एपी पढ़ रहे हैं, और जैसे है कि आप कभी भी कोई प्रोग्राम करिए अपने घर पर, अगर आपने इनाम राशि रखी है और आप चाहते हैं कि भैया हम किसी अपने घर में एक कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें हम 10 पुरस्कार बांटेंगे, और उन 10 पुरस्कार के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 पुरस्कार बांटेंगे, और हम लोग करेंगे क्या कि उसके लिए हम धनराशि मान लो 10,000 रखते हैं। कितनी रखते हैं? 10 पुरस्कार के लिए 10,000 धनराशि रखते हैं। और वहाँ पर आपने कंपटीशन करवाया, और आपने एक ये भी शर्त रखी कि जो पहला पुरस्कार होगा उससे अगला वाला पुरस्कार क्या होगा, 100 कम होगा। तो इसी तरीके से वहाँ पर हम एपी का यूज़ करके हम ये पता लगा लेंगे कि पहले को कितना देना है, दूसरे को कितना देना है, तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को, छठे को, सातवें को, आठवें को। इस तरह से वहाँ पर एपी का उपयोग किया जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने सवाल नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। भैया आजकल देख रहे हो इस तरह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिस तरीके से हमारे वातावरण में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है कि हम लोगों को स्वयं पेड़ लगाना चाहिए। वो अंदर हो बाहर हो, जहाँ भी हमारे पास अगर हमारे पास सुविधा है तो हमको वहाँ पर पेड़ आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। तो ऐसा बच्चों ने सोचा, और ये बहुत अच्छी सोच है। हर एक व्यक्ति के अंदर ये सोच होना चाहिए। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, बेटा क्या होता है प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग? इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत सारी क्लासेस होती हैं, कि जैसे जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे भी स्कूल में क्लासेस थी। जब मैं 9th क्लास में था तो एक सेक्शन चलता था 9th A, 9th B, 9th C। वैसे ही जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, जहाँ पर एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर सेक्शंस में बांट दिया जाता है। 5th A, 5th B, 5th C, या 5A या 5 खा 5 गा, इस तरीके से अनुभाग। तो यहाँ पर हर एक क्लास के कितने अनुभाग हैं? 3 हैं। अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कक्षा 1 में है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, जो कक्षा 2 में है वो 2 पेड़ लगाएगा, जो कक्षा 3 में है वो 3 पेड़ लगाएगा, और जो कक्षा 4 में है वो 4 पेड़ लगाएगा। इस पॉइंट को बहुत समझना जरूरी है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, यानी जो 9th क्लास है उस 9th क्लास में 3 सेक्शन है। तो 9th क्लास में 3 सेक्शन है, तो हर अनुभाग 9 पेड़ लगाएगा। तो 9 A लगाएगा, 9 पेड़ B लगाएगा, 9 पेड़ C लगाएगा। तो यानी कक्षा 9 कितने पेड़ लगाएगा? 27 पेड़ लगाएगा। अगर इसी तरह कक्षा 10 की बात करेंगे तो 10 में भी कितने भाग हैं? A, B, C 3 भाग हैं। तो 10 यानी 10th A 10 पेड़ लगाएगा, 10th B 10 पेड़ लगाएगा, और 10th C 10 पेड़ लगाएगा। तो टोटल ये कितने पेड़ लगाएगा? 30 पेड़ लगाएगा। इसी तरीके से हर एक क्लास क्या करेगा? हर एक क्लास इस तरीके से क्या करे बेटा? पेड़ लगाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर कह रहा है उदाहरण था, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, है ना बेटा। फिर यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा सवाल है। फिर क्या लिखा है? दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है। देखिए अब सवाल दिख रहा है। देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है कि कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा तथा कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो सवाल में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है, और आप थोड़ा सा समझ गए होंगे तो आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग सवाल नंबर कर रहे हैं, कितना है ये? सवाल नंबर 17। तो आप देखिए हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कुल पेड़ों की संख्या।
तो कुल पेड़ों की संख्या, तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासेस हैं कितनी। तो क्लासेस हैं 1 से 12 तक। कितनी क्लासेस हैं बेटा? 1 से 12 तक क्लासेस हमारे पास हैं। कितनी क्लासेस हैं? 1 से 12 तक हमारे पास क्या है? क्लासेस हैं। तो देखिए, पहली क्लास, दूसरी क्लास, 3, चौथी क्लास, 5वीं क्लास बेटा, छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और ये बेटा 12वीं क्लास। तो टोटल कितनी है? 12 क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं बेटा? 12 क्लासेस हैं। और हर एक क्लास में कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन हैं। कितने सेक्शन हैं? 3। तो इसको हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रथम n पदों का योग हो जाएगा और प्रथम n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है? n/2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये n/2 और इसको हम मल्टीप्लाई में लिख दे, ज़्यादा सही रहेगा। या हम इसको नई लाइन से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये हम लिखे देंगे कि 3 तो ऑलरेडी है ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n/2 और यहाँ पे फार्मूला होता है 2a + n-1 और ये d, ये फार्मूला आपका होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 है और n की वैल्यू यहाँ पर, n की वैल्यू का मतलब है कि कितनी कक्षा है। तो यहाँ पे बेटा टोटल 12 कक्षा है, तो n बराबर 12/2। अब 2 है, a का मान मतलब पहला पद तो यही होगा 1, ठीक है, प्लस n का मान कितना है? 12 है, तो 12 - 1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है? d का मान निकालना। तो d का मान निकालोगे तो देखो यहाँ पे लिख लीजिए आप, अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए। a कितना है? पहला पद है, और d जो होगा वो बाद वाले से 1 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। और n का मान कितना हो जाएगा? क्योंकि 12 क्लासेस हैं तो n का मान 12। तो यहाँ पे d का मान कितना है? 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 2 × 2 और 2 × 6 12। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 × 6 और 2 × 2 और 12 में से 1 जाएगा। 12 में से बेटा क्या होगा? 1 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 11 और इंटू 1। बॉडमॉस के नियम से पहले गुणे को सॉल्व करेंगे, तो 3 × 18 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 2 और प्लस 11 × 11 और यहाँ पर हमारे पास है 18 और यहाँ पर 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13। और 18 और 13 का आप जब भी मल्टीप्लाई कराएंगे, 18 और 13 का आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए कितना? तो कर लेते हैं, 13 × 8 = 104 और 13 × 8 = 104 हुआ ना, तो हमने क्या लिखा? 13 × 8 = 104। क्या 13 × 8 = 104 का 4 आएगा, हासिल लगेगा 10। 13 × 9 = 13 और 13 और 10 = 23। यानी कुल पेड़ कितने लगेंगे? 234 पेड़ बच्चे लगाएंगे। तो देखिए, इतना फ़ायदा हो गया कि एक क्लास में 12 बच्चे हैं, यानी एक क्लास यानी एक स्कूल है, उसमें कितना बेटा है? और स्कूल में क्लास 1 से 12 तक की कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं और हर एक सेक्शन क्या करेगा? अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। हर एक सेक्शन ए, अगर 9th A है तो 9th A 9 पेड़ लगाएगा, अगर 12 B है तो 12 B 12 पेड़ लगाएगा, यानी वो जिस कक्षा में उतने पेड़ लगाएगा। तो इस तरीके से स्कूल के अंदर और बाहर टोटल कितना पेड़ लगेगा? 234 पेड़ लगेगा, ठीक है बेटा। इतना सवाल आपको समझ में आ गया। अब आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत मज़ेदार सवाल है। कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ, यहाँ से देखिए प्रारंभ इसने किया है, केंद्र ए से प्रारंभ, इस तरीके से प्रारंभ किया, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, बारी बारी से केंद्र ए को, बी को, फिर सी को, डी से, इस तरीके से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 यानी यहाँ से यहाँ तक की एक अगर देखा जाए तो सर्किल बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी? 0.5 सेंटीमीटर। फिर अगले की यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर।
फिर अगले की 1.5 सेंटीमीटर, फिर अगला होगा तो उसकी कितनी हो जाएगी, इतनी। यानी ये कहने का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने एक लाइन खींची और यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को मान लिया सपोज ए, और इन्होंने एक इस पर स्पाइरल इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया। हालांकि हमसे नहीं बन रहा है गोल, आप लोग जब बनाएंगे तो इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पहले गोले की त्रिज्या, फिर बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, ये अगला दूसरे, फिर अगला तीसरे, फिर ये चौथे, फिर ये पाँचवें, फिर छठे, इस तरीके से ये त्रिज्याएँ यहाँ पर ली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर हम इसका पूरा राउंड लेंगे तो गोला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा। ये भी हमारा अर्धवृत्त बनेगा। यानी जितने भी इस तरीके से हाफ हाफ हम ले रहे हैं, सारे के सारे क्या होंगे, अर्धवृत्त बनेंगे। इतनी बात आपको समझना है। फिर क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल यानी स्पाइरल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। तो ये देखिए स्पाइरल बना हुआ है, इस तरीके से घूम रहा है, बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त, कितने, 13, 1 2, यानी यहाँ पर ये L1 है, फिर L2 है, फिर L3, फिर L4, इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास क्या बनेंगे, 13 होंगे, यानी L13 तक ये जाएगा। ठीक है। सर्पिल की कुल लंबाई हमको बतानी है। तो बहुत इजी सवाल है, एकदम पका पकाया हलवा है, और जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, खाने वाले हैं। देखिए कैसे। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि सर्पिल इन्होंने बनाया और इन्होंने रेडियस भी दे रखे। माना, हम लिख लेंगे, माना सर्पिल की कहाँ है, माना सर्पिल की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2, R3 डॉट 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 कितना, R13 तक है, क्योंकि 13 पद लेना है, क्योंकि 13 त्रिज्याएं होंगी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, और यहाँ पर देखो अर्ध वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। तो अर्धवृत्त है तो 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, πr मिल जाएगा। क्या मिलेगा, πr हमें मिलेगा। ये बात हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, 13 क्रमागत अर्धवृत्त है ना, हाँ, अर्धवृत्त की लंबाई। तो 13 अर्धवृत्त हैं, तो अर्धवृत्त को अगर यहाँ पे हम लिया जाएगा तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई क्या हो जाएगी, πr1, दूसरे की πr2, तीसरे की πr3, और डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगी, πr13 तक जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, सवाल में हमको दे रखे हैं तो ये भी बात तो हमें लिखनी होगी। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा गिवन में, मेरे पास जगह नहीं तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर, R2 बराबर बेटा 1 सेंटीमीटर, R3 बराबर बेटा कितना होगा, तो R3 बराबर आपको दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ पर दिया गया है। मेरे पास जगह नहीं है बेटा लिखने की, मैं लिखना भूल गया, इस वजह से ये आपको काम कर लेना है। ठीक है, ये नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ से हम क्या करें, पाई को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा R1, R2 प्लस R3 और डॉट डॉट करके R13 तक। ठीक है, अब यहाँ से पाई का मान अगर मैं रखना चाहूँ तो 22/7, क्योंकि सवाल में हमसे कहा गया कि पाई बराबर 22/7 आपको लेना है। पाई बराबर कितना लेना है, 22/7। आप लोग देख पा रहे हो पाई बराबर 22/7। अब यहाँ पे देखिए,
R1 कितना है 0.5, R2 कितना है 1.0, R3 कितना है 1.5 और डैट डैट डैश करके कहाँ तक है 13 पद तक है। अब अगर ये आपको आगे मान नहीं पता है, अगर ये आपको आगे मान नहीं पता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इतना लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए 22/7 और n पदों का योग है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 2a n-1 और ये बेटा d। ठीक है, अब यहाँ पर ये है 22/7 और n की वैल्यू 13 पदों तक जा रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा 13/2। 2 इंटू a का मतलब पहली त्रिज्या कितनी है 0.5 है, प्लस n का मान हो जाएगा 13-1 और यहाँ पे जो d का मान आएगा तो कितने का अंतर है 0.5 का अंतर है। आप यहाँ पर AD निकाल के देख लीजिएगा, क्लियर है। अब यहाँ से ये कट जाएगा 2 × 2 और ये 11/12, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 11 × 13 और बटे 7। यहाँ पे देखिए इसको गुणा कराएंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 और गुणे 0.5। यहाँ पर 11 × 13/7 और यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 है, प्लस 12 का गुणा 5.5 से कराएंगे तो 6 आएगा, करा के आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बचा 11 × 13 और बटे में 7 और गुणे 6 कितना होगा 7, 7 से 7 कल जाएगा और 11 का जब हम बेटा किससे गुणा कराएंगे 13 से गुणा कराएंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो 13 धाम में 130 और फिर 13 बचा तो 143 मिलेगा। यानी उस 13 क्रमागत अर्धवृत्त की जो लंबाई होगी वो बेटा कितना होगा 143 सेंटीमीटर होगी और यही आपका बेटा क्या है आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सवाल हमको लगाना है और सवाल को आपको एग्ज़ाम में इसी पैटर्न में इसी सिस्टम के साथ पूरा लिखना है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बचे हैं सवाल 2। ठीक है, अब इनको भी हम देख लेंगे। ओके।